नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे नकल विरोधी कानून जल्द। उत्तराखंड में अभी तक लगातार यूके SSSC मामला लोक सेवा विभाग में पटवारी पेपर लीक घोटाले के साथ साथ कई अन्य विभागों में भर्ती और परीक्षाओं को लेकर धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। सीएम धामी ने भर्ती परीक्षाओं में नकल करने व सम्मिलित अभ्यर्थियों के 10 साल तक किसी भी भर्ती परीक्षा में न बैठने को लेकर सख्त नकल विरोधी कानून का प्रावधान बनाने को लेकर तेज गति से अध्ययन और चर्चा की जा रही है। सरकार का सबसे सख्त कानून नकल विरोधी कानून बनने जा रहा है, जिसको लेकर कैबिनेट पर विचार किया गया। इस कानून में भर्ती व भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित अपराधियों को उम्र कैद के साथ उनकी संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। जो अभ्यर्थी नकल में सम्मिलित मिला तो उसे 10 साल तक किसी भी परीक्षा में बैठने का योग्य कर दिया जाएगा। लगातार धामी सरकार सिस्टम में सुधार करने का प्रयास, साथ ही परीक्षाओं की धांधली में शामिल लोगों को कानून की गिरफ्त में लेकर सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ गई है, जिसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि धामी सरकार बेशक सख्त नकल विरोधी कानून बनाने जा रही हो, लेकिन कानून का मसौदा पिछले करीब 6 माह से भारी जुर्माना और उम्र कैद पर अटका हुआ है। सीएम के इस कानून को जल्द लागू करने की घोषणा के बाद अब शासन में तेजी से विभागों के बीच फाइलें दौड़ रही हैं। बीते दिनों इस ड्राफ्ट पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुछ विभागों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी छोटी संस्था पर करोड़ का जुर्माना काफी अधिक है। वहीं उम्र कैद को लेकर भी कुछ अधिकारियों ने अंदर खाने ऐतराज जताया। उनका कहना है कि उम्र कैद के बजाय सजा के और भी प्रावधान रखे जा सकते हैं। चर्चा आज इसी पर, धामी की पहल, जल्द नकल विरोधी कानून। अब तक हुए भर्ती परीक्षा में घोटाला और नकलची को लेकर लगातार सरकार एक्शन में है। वहीं धामी ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। उन्होंने नकल विरोधी कानून को लेकर हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसलों को लेकर चिंतन मंथन भी किया। जल्द ही सरकार बड़ा डिसीजन लेगी और क्या इसमें महत्वपूर्ण प्रदेश के युवाओं के लिए हो सकता है, सभी पहलुओं को लेकर आगे अपना निर्णायक निर्णय लागू कर सकती है। आज अनुभाग अधिकारी और अनुसचिव से लेकर अपर सचिव तक के स्तर के अधिकारियों की 2 अलग अलग हम लोगों ने बैठकें करी हैं। सभी को हमने यह भी कहा है कि एक तो समय समय पर उनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के साथ साथ फील्ड पर भी जहां उनकी उपयुक्तता होगी या जिस विभाग से संबंधित वो यहाँ से शासनादेश करते, उनको मौके पर भी जाकर देखेंगे, जिससे कि जो शासनादेश हुए हैं, जो यहाँ से धनराशि अवमुक्त हुई है, वो ठीक प्रकार से लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक प्रकार से उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन सब में उनकी भूमिका रहेगी। और हमने कहा अन्य राज्यों के भी सचिवालयों का हम लोग एक बार अवलोकन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने लगातार भर्ती घोटालों में हो रहे खुलासों पर सरकार का स्टैंड साफ कर दिया है। वहीं मुख्य सचिव का कहना है कि देश का सबसे सख्त कानून बनाने का निर्णय धामी सरकार ने लिया, जिसमें जो भी इस तरीके के अपराधों में शामिल होगा उसको उम्र कैद की सजा और साथ ही उसकी संपत्ति को जब्त करने का काम सरकार करेगी। अगले 2 सप्ताह में इस कानून को लाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। काफी और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर भी इस कानून को प्रदेश में लागू किया जाएगा। यहाँ भर्तियों में जो शिकायतें मिली हैं और जैसे कुछ लोग पकड़े हैं, उसके लिए एक देश का सबसे सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया गया है, जो अगली कैबिनेट में एक्ट आएगा, जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा और जो भी इस धंधे में कोई अपनी प्रॉपर्टी अर्न करेगा उसको सरकार जब्त करेगी। इस दिशा में कानून बना के अगले 2 सप्ताह में कैबिनेट में लाने का निर्णय लिया गया। ये जो जोशीमठ के बारे काफ़ी बिंदुओं पे निर्णय हुए हैं, मैं रणजीत सिन्हा जी जो सचिव आपदा हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो विस्तृत में इसकी जानकारी दे दें। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने धामी सरकार के नकल विरोधी कानून को लेकर कई सवाल खड़े किए। अभी तक हुई यूके SSSC और परीक्षाओं में भर्ती घोटाले को लेकर सरकार फेल दिखी है। अगर सरकार नकल विरोधी कानून ला रही है तो वो सख्ती से कानून लाए ताकि प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में न जाए।
देखिए, उत्तराखंड में चाहे राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे यूकेपीएससी हो, सभी जगह बेरोजगारों की नौकरियां बेची जा रही हैं। लगातार नकल पर नकल हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं और प्रशासन जो है हताश और निराश नजर आ रहा है। पेपर लीक नहीं रोक पा रही है सरकार, शासन और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। आखिर क्या कारण है कि जो है पुलिस का या प्रशासन का खौफ नहीं है नकल माफियाओं में। अब देखते हैं कि वो कानून कब तक आएगा और अपराधी उससे कितना डरेंगे। कानून तो पहले से उपलब्ध है, क्या अपराधियों के लिए कानून नहीं है? तमाम प्रकार के कानून है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है और आगे भी उस कानून का कितना पालन होगा, किस तरीके से पालन होगा, ये देखने वाली बात है। लगातार प्रदेश में भर्ती व भर्ती परीक्षा में हो रहे घोटालों का पर्दाफाश धामी सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, जिसको लेकर धामी जल्द ही कैबिनेट में नकल विरोधी कानून को लेकर सबकी सहमति से अगले 2 सप्ताह बाद आगे बढ़ने वाली है। तो वहीं काफी लंबे समय से विपक्षी दलों का भी सरकार को यही सुझाव था कि सख्त नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लागू किए जाएं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में विभागों की बैठक में भारी भरकम जुर्माने और उम्र कैद की सजा को लेकर कई सवाल भी उठे। वहीं कार्मिक विभाग कई राज्यों के कानून का अध्ययन कर रहा है, विधि विभाग से भी ड्राफ्ट का परामर्श लिया जा रहा है। अब बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि धामी का नकल विरोधी कानून आगे भविष्य में कितना कारगर साबित होगा और क्या इसको लेकर विपक्षी दल भी अपनी पूरी सहमति सरकार को दे पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो परीक्षाओं और भर्तियों को लेकर प्रदेश के युवाओं के साथ बड़ी ज्यादती हो चुकी है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। यूके घोटाले के बाद जब पटवारी परीक्षा भर्ती में घोटाला हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं सूबे में अब जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका प्रदर्शन करना लाजमी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूबे में अब से 22 से 25 परीक्षाएं जो है उसमें नकल हुई थी, जिसकी वजह से परीक्षाओं को अलग अलग तरीके से कहीं पर रद्द करना पड़ा, तो कहीं पर उस पर जांच चल रही, इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। ऐसे में अब सरकार एक कड़ा कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन इसमें भी कई दांवपेच जो है वो फंसे हुए हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम खत्री जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुनीता जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। शीशपाल जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी। सरकार एक कानून लाने जा रही है जिसमें उम्र कैद की सजा और जुर्माने की बात कही जा रही है, कैसे देख रहे हैं? अभी पिछली डिबेट पे भी हमने इसी पर चर्चा की थी और इस कानून का भी जिक्र किया था। फिलहाल ये कानून जो है बहुत काफी सख्ती से कहा जा रहा है कि लाया जा रहा है और सरकार इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। अनम्यूट करें। कानून लाती है। जी कंटिन्यू करिए। हाँ, ये चीजें देखिए, अगर नकल के विरोध में कोई कड़ा कानून सरकार लाती है तो निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जो आप देखिए कि शुरुआत हुई है केवल कड़ा कानून लाने की और अधिकारियों की ओर से तमाम प्रकार की आपत्तियां आ गई हैं, चाहे वो आजीवन कारावास की सजा हो, चाहे वो जुर्माने की बात हो, या कई चीजें हैं। तो आप इसके राह में रोड़े अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना आसान भी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी लगातार 6 महीने से कह रहे थे कि जी परिंदा भी पर नहीं मारेगा, अगली बार ऐसी परीक्षाएं होंगी बिल्कुल भ्रष्टाचार रहित होंगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा। फिर उन दावे भी हवाई साबित हुए और फिर आपने देखा पटवारी और लेखपाल की परीक्षा भी लीक हुई और बेरोजगारों को फिर पहले की तरह मायूसी हाथ लगी। इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती है। ऐसी देखिए, अगर आप नकल को रोकना चाहते हैं, अगर पारदर्शी आप परीक्षा कराना चाहते हैं, तो उसको उतारने के लिए आपके पास रोड मैप होना चाहिए। क्या सरकार का नियंत्रण अधिकारियों पर नहीं है, पुलिस के अधिकारियों पर नहीं है? ये बहुत गंभीर बात है और ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप यूकेपीएससी के जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं चेयरमैन डीपी जोशी जी के बयान का अगर आप देखेंगे, ये जी उन्होंने खुद कहा है कि यूकेपीएससी में तो आप मोबाइल लेके अंदर जा ही नहीं सकते, वहां जैमर लगा होता है, सीसीटीवी कैमरे हैं। और जो संजीव चतुर्वेदी ये पकड़ा गया है, ये उस लेवल का अधिकारी नहीं है, उस तक पेपर पहुंचा कैसे? जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय नहीं हो रही है। इसमें निश्चित तौर पर बड़ी मछलियां हैं। जैसे पहले भी यूके एसएससी में ये बात उठी थी लेकिन बाद में दब गई। तो सरकार केवल संजीव चतुर्वेदी की गिरफ्तारी के बाद अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। तो ये बहुत गहन जांच का विषय है, इसमें बहुत ज्यादा गहराई है ये चीजें। और आपने देखा कि इस गहराई का अंदाजा इससे भी लगता है कि सरकार एसटीएफ ने जिस मामले का खुलासा किया,
एसटीएफ के पास जिसके पुख्ता जानकारियां थी, शायद वो उसकी तह तक पहुंच रही थी। सरकार ने जो है एसटीएफ से जांच क्यों छीनी और एसआईटी को क्यों सौंपी? जिस एसटीएफ की तारीफ सरकार लगातार यूके एसएससी में कर रही थी, फिर यूके पीएससी में क्या हो गया? इसका मतलब यह तो एसटीएफ की ये कार्रवाई सरकार के संज्ञान के बिना हुई है। सरकार इससे खुश नहीं है, वो नहीं चाहती थी कि इस मामले का खुलासा हो, तो जांच छीनने में भी जल्दबाजी हुई है। और अब जो एसआईटी का गठन हुआ उसमें तो हरिद्वार के सिपाही होंगे, हरिद्वार के पुलिस के अधिकारी लोकल के होंगे और लोकल के ही सारे वहां पर अधिकारी हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं पक्षपात भी हो सकता है। तो ये जांच पे भी सवाल उठेंगे आगे। सरकार अगर गंभीर होती और अपने दावों के प्रति, जैसे दावे मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, तो पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? फिर परीक्षा क्यों लीक हुई? ये सारे बड़े सवाल हैं, क्योंकि बेरोजगारों का भविष्य चौपट हो रहा है। ये चीजें लगातार लोगों के बच्चे 5 साल, 8 साल, 10 साल परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और ऐसे में तो आप देखिए कि जिनके पास पैसा 50-50 लाख रुपए में, 35 लाख रुपए में, 40 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं, तो गरीब का बच्चा जो हल लगाने वाला जिसका बाप होगा, उसका बेटा तो कभी नौकरी पाएगा ही नहीं ऐसी व्यवस्था में। तो बच्चा तो मेहनत ही करता रह जाएगा, और जिनके पास पैसा है वो नौकरी पे लग जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम को दीमक लग चुकी है और लोगों को लगातार निराशा हाथ लग रही है। आज उत्तराखंड की बदनामी हो रही है पूरे देश के अंदर, इसको लेकर के हम चिंतित हैं। अब ये जो है पेपर लीक प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा है, और लोक सेवा आयोग लीक सेवा आयोग बन के रह गया है। ऐसा ये बहुत शर्मनाक विषय है ये चीज, और सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, सरकार ने उसको अनदेखा किया, और आप देखिए उसका परिणाम। आप अगर पहले इस सारे मामले को, यूके एसएससी के मामले को अगर सीबीआई को सौंप देते, तो निश्चित तौर पर आगे किसी की जरूरत नहीं होती और एक खौफ जाता। लेकिन सरकार की लापरवाही से फिर देखिए अपराधियों के हौसले बुलंद हुए, उनको यही रहा कि नहीं कुछ होने आने वाला नहीं है। ठीक है शिशपाल जी, वापस आते हैं आपके पास। दर्शन डोभाल जी का रुख करना चाहूंगी। दर्शन डोभाल जी, नया सा कानून आने वाला है, क्या कैसे देख रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? यशी जी, कानून आएगा कब आएगा इसका तो पता नहीं, लेकिन ये सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि डबल इंजन जो है ना, जो डबल इंजन है, इसका तेल ही लीक हो चुका है। इन्हें अब कोई नहीं डर रहा है। ये जो अपराधी हैं, जितने ये लोग पकड़े जा रहे हैं या और भी इसके पीछे होंगे, कई चेहरे इसके पीछे होंगे, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इनको सरकार का भी डर नहीं है। इसका कारण यह है कि यही सरकार में बैठे लोग, चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे मंत्री हों, जब ये शहद देते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, जब ये रकम को ठिकाने लगाने के लिए कैसे उनके जेब तक पहुंचे, सरकारी योजनाओं की का पैसा उनके जेब तक कैसे आए, ये काम इन दलालों को सौंपा जाता है, जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स दलाल के रूप में, सरकार के दलाल के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं, ये जो चतुर्भेदी निकला, ये चतुर्वेदी नहीं चतुर्भेदी निकला, ये चतुर्भेदी 10 साल से भेद ले रहा था, 10 साल से ये दलाली का काम कर रहा था सरकारों के लिए, और जितना पैसा इकट्ठा किया, आप सोचिए, पहली रेड में इसके घर पर 41 लाख रुपए से ज्यादा रकम नकद मिली है, और 10 साल तक कितनी रकम इसने ठिकाने लगाई होगी, कहां कहां पहुंचाई होगी, इसका तो अंदाजा लगाना ही बहुत मुश्किल है। आप समझ सकते हैं कि इसने कितना पैसा कमाया होगा, कहां ठिकाने लगाया होगा। और ऐसे 2-4 और भी चतुर्भेदी जो पहले पकड़े जा चुके हैं या जो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं, उन्होंने इससे उत्तराखंड की जनता का खून कैसे चूसा, कितना शोषण किया है जनता का, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जहां तक रहा सवाल, कानून लाने की कोई मंशा नहीं है, ये दिखावा है। अगर इनकी कानून लाने की मंशा होती तो अब तो शर्म आनी चाहिए कि यूके ट्रिपल से लेकर के आज तक लगातार घोटाले हो रहे हैं। जब ये मामला इस तरह गर्मा गर्मी में चल रहा है, जब कई दर्जनों लोग जेल के अंदर बंद हैं और कुछ तो छूट भी गए, कई 25 से ज्यादा लोग छूट चुके हैं, जेल से बाहर भी आ चुके हैं। यानी ये घोटाला इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको पता है 2-4 दिन जेल में रहेंगे, फिर उसके बाद बाहर आ जाएंगे, उसके लिए सरकार ही कहीं ना कहीं बाहरी रूप से इनकी मदद करती है। तो इनके हौसले से बुलंद है, और बुलंद इसलिए है, मैं बता रहा हूं, इनकी हिम्मत नहीं थी। इसमें सीधा सरकार में बैठे लोग, ये जो सफेद पोश है, जिसमें मुख्यमंत्री का भी हाथ है, अगर मुख्यमंत्री का हाथ नहीं है तो फिर ये लोग अभी तक कहां छुपे हुए थे, क्यों इनको जेल के अंदर नहीं पहुंचाया गया, सलाखों के पीछे क्यों नहीं है ये लोग, क्यों नहीं है सलाखों के पीछे? मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, अरे कम से कम इतना तो सोचा होता। ये जो बेचारे ये जो प्रदेश है,
यहाँ अधिकतर लोग खेती बाड़ी पशुपालन के ऊपर डिपेंड है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मर मर के काम करते हैं, फिर उसके बाद कर्जा लाते हैं और कर्जे में अपने आप को डुबो करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तब जाकर के एक एग्जाम की तैयारी एक बच्चा करता है, पूरी जान फूंक देते हैं और उसके बाद आप पेपर लीक करवा देते हैं चंद रुपयों की खातिर, चंद पैसा कमाने के लिए। ये सिर्फ मैं चतुर्वेदी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई चतुर्वेदी इन सरकार ने लगा रखे इस काम के अंदर कि वो हमारा शोषण कर रहे हैं। वापस आते हैं। देखिए अभी मैं थोड़ा सा और कंप्लीट करना चाहता हूँ यशी जी। आप सोचिए जो ये बच्चे जाते हैं, अभी परसों में देख रहा था उत्तरकाशी में जब एग्जाम था तो 1 लाख से 1.25 लाख के करीब बच्चे, अभी इस एग्जाम में 1,14,000 बच्चे बैठे थे, वो उनको बस से नहीं मिले थी जाने के लिए। कई लोगों ने टैक्सी शेयर करके फिर वहां पहुंचे किसी तरह से एग्जाम देने के लिए, पूरी जान लगा देते हैं और ये पेपर लुक जो है आउट करा देते हैं। तो आप सोचिए उनके बारे में जरा सोचिए, कितने परेशानी में वो लोग हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी इस टाइम पे, वो कहां जाएंगे, किससे शिकायत करेंगे, जब यहाँ का राजा ही उसमें इन्वॉल्व है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये जो बच्चों का नुकसान हो रहा है, चलो जो तो नुकसान हुआ वो हुआ, लेकिन आने जाने में जो पैसा खर्च होता है बार बार, और एक पेपर लीक हो जाने के बाद उसको लेकर तो भी पिछली डिबेट में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्लियर किया था कि जितना भी पैसा लगा है उसको सरकार रिफंड करेगी और उसके बाद आगे परीक्षाएं होंगी। और चर्चा इसी पर कर रहे हैं और मैं यहाँ पर दर्शन डोभाल जी का रुख करना चाहूंगी। दर्शन डोभाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उस टाइम आपको इंटरप्ट करना चाहती थी लेकिन मैंने किया नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आरोप किस बिहाफ पे लगा रहे हैं आप, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी। क्योंकि देखिए धामी सरकार में ही ये जो जितने भी फर्जीवाड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जितने लोग हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, नकल इससे पहले भी हो रही थी लेकिन ये चीजें पता नहीं चल पा रही थी, तो कैसे कह सकते हैं आप कि धामी जी इसमें संलिप्त है बिना किसी सबूत के आधार पर? सूबे के मुखिया है वो। डोभाल जी अनम्यूट करें। ये यशी जी, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि सरकार का इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट है। सरकार मतलब मुख्यमंत्री हो गया, एक ही बात हो गई। मैं सरकार का इन्वॉल्वमेंट कह रहा हूं। नहीं, धामी जी को सीधे आप कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ। धामी जी ने तो ये नकल नहीं करवाई है ना, धामी जी पर्चे बांट रहे हैं, धामी जी पर्चे नहीं बांट रहे हैं। अगर उनके अंडर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो लोग सलाखों के पीछे। हाँ, ये जांच का विषय जरूर है कि जो लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए और धामी जी ये सुनिश्चित करें, लेकिन धामी जी दोषी हैं ऐसा सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता। देखिए यशी जी, मैं उसी बात को कह रहा हूं कि धामी जी जब वीडियो और वीडियो की भर्ती में इतना बड़ा घोटाला सामने आ गया था, जब तो उनके हाकिम को आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? वो हाकिम कहाँ है? इसलिए मैं दोषी मानता हूं कि अगर सरकार करने में कतरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ऊपर दबाव है, मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव है, चाहे वो जितने भी चाहे ब्यूरोक्रेट्स का दबाव है या फिर वहां के नेताओं का दबाव है, मंत्रियों का दबाव है, जिनके रिश्तेदार ये सब कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, जिनके ऊपर पेपर लीक करवा रहे हैं, मुझे लगता है उनके ऊपर कोई ना कोई दबाव है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करने में बैठकर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, विपक्ष पे बैठकर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। क्या ये आरोप है? क्या ये आरोप गलत है कि उन्होंने अभी तक हाकिम के हाकिमों को नहीं पकड़ा? क्या ये आरोप गलत है कि अभी तक उस वीआईपी का नाम उजागर? चलिए ठीक है दर्शन डोभाल जी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी प्रतिक्रिया लेना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम वापस आते हैं इस डिबेट पर। यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी अनुपम खत्री जी का। अनुपम खत्री जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं सख्त कानून को लेकर? देखिए, कोशिश अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं सख्त कानून को लाने की, तो हमें निश्चय उस कानून को देखना भी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। और ये भी है कि कानून लागू करने में मुख्यमंत्री जी को देर नहीं करनी चाहिए। कानून बना होगा तभी सख्त सजा अपराधियों को मिल पाएंगी। लेकिन यहाँ इसके साथ एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है कि कानून बनने के बाद उसके अनुपालन कितने होंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ वैसे ही पहले से बहुत सारी तरह के अलग अलग मामलों के बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उनके इम्प्लीमेंट नहीं होते। बहुत बार देखने में आता है कि पीड़ित जो है, जो असल पीड़ित है, जो रियल में पीड़ित है, वो दर दर भटक रहा होता है, कभी थानों में, कभी नेताओं के पास, कभी मीडिया हाउसेस के पास, और उसकी जिंदगी इन्हीं में खत्म हो रही होती है, लेकिन कार्रवाइयां नहीं हो रही होती, कानून होते सोते भी।
अब ऐसे में हम नकल की जो बात कर रहे हैं, देखिए भर्तियों में ये सब जो नकल का प्रकरण चल रहा है, ये खुल के तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही आ रहा है, धामी जी के कार्यकाल में ही आ रहा है। अब ये आ रहा है या खोला जा रहा है, ये दो अलग अलग भी बातें हैं। हाँ। लेकिन इसकी जगह अगर मुख्यमंत्री कोई भी होते इस समय, उन्हें कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी भी होती, कुछ ना कुछ तो दिखाना ही होता, जनता को संतोष भी तो देना है कि हाँ भाई तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो ये तो जिनको अपने गुरु मानते हैं माननीय मोदी जी को, उनके अगर मैं 2014 के व्याख्यानों को याद करूं तो उनमें से तो एक काम भी आज तक नहीं हुआ जो कह के वो आए थे सत्ता में, एक काम नहीं हुआ। तो ये कथनी और करनी का जो फर्क है ना भारतीय जनता पार्टी में, यही संशय बड़ा पैदा करता है। ये एक बहुत बड़ा संशय पैदा करता है कि ये कह तो रहे करेंगे क्या, क्योंकि अपने आदमी को बचाने के लिए तो ये अपने हर स्तर तक चले जाते हैं। ये आप भी अच्छे से जानते हो, चाहे आप चिमयानंद जी का मामला ले लो, चाहे आप सोरेन का ले लो, चाहे यही विनोद आर्य का ले लो, ये हर स्थिति तक जाते हैं, जितना बचा सकते हैं अपने लोगों को बचाते हैं। और रही बात देखिए, अब जैसे ये चतुर्वेदी जी जो है ये पकड़े गए हैं अपनी मिसेस के साथ, ऐसे ही हाकिम भी पकड़ा गया, ऐसे ही अन्य लोग भी पकड़े गए, तो वो तो पकड़ में आ गए। लेकिन अगर ये बात उठ रही है कि भाई इसके पीछे संरक्षण है बड़ा, तो वो संरक्षण जो दे रहे हैं, जो उस काम को कर रहे हैं, वो भी तो आने चाहिए स्पष्टता से सामने निकल के, और उनको जेल होनी चाहिए। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल लगातार सीबीआई की मांग कर रहा है। आप सीबीआई की क्यों कतरा रहे हैं, सीबीआई को संस्तुति करने के लिए क्यों कतरा रहे हैं? आपने पहले एसटीएफ बनाई, एसटीएफ ने बढ़िया काम किया, अचानक से एसटीएफ के जो इंचार्ज थे उनका तबादला हो गया, अब आपने एसआईटी का गठन कर दिया। तो आप ये देखिए ना कि कहीं ना कहीं तो विरोधाभास खड़े ही हो रहे हैं ना आशीष जी, कहीं ना कहीं तो ऐसी विरोधाभास खड़े हो रहे हैं। ये बातें जो सामने आ रही हैं, इनसे बिल्कुल शक होगा। अब ऐसे में अगर विपक्ष अपने उस शक को रखेगा जनता के सामने आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो उसमें हम ये नहीं है कि मुख्यमंत्री पे कोई बड़ा आरोप लगा रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप वाकई साबित करना चाहते हैं खुद को धाकड़ धामी जो कहा गया है, तो धाकड़ में तो अब तक प्रेमचंद अग्रवाल घर बैठे होने चाहिए थे, क्योंकि भर्ती विधानसभा भर्ती का जो पूरा। अनुपम खत्री जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास और उसके बाद रुक करूंगी मैं नकल रोधी कानून जल्द, और चर्चा इसी पर करें। और सीधे मैं कुलदीप राणा जी का रुख करना चाहूंगी यहाँ पर। कुलदीप राणा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? पिछले डिबेट में भी हमने इसका जिक्र किया था कि ये कानून जो है वो जल्द ही आने वाला है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जल्द से जल्द इस कानून को लाया जाना चाहिए, लेकिन इसमें कई दाव पेच भी फंसे नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसी इस समय उत्तराखंड में जिस तरह के हालात हैं, उस पर राजनीति तो बहुत हो रही है, लेकिन जो गंभीरता राजनीतिक दलों को जनता के प्रति दिखानी चाहिए थी, राज्य के युवाओं के प्रति दिखानी चाहिए थी, उसका कहीं ना कहीं बड़ा अभाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि जनता में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, ये जनता के वोट से ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचता है। और इस समय एक विडंबना यह है कि उत्तराखंड के लोगों में, उत्तराखंड के युवाओं में अपने राजनीतिक दलों के प्रति, अपनी सरकारों के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है। और ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भाजपा की प्रवक्ता नहीं है, हालांकि सवाल तो उन्हीं से होने थे, जो यहाँ पर है नहीं। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है, इसकी तरफ राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, क्योंकि हर बार सरकार पर सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां निकल करके आ रही हैं, वो जनमानस के मन पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ युवाओं से, अभ्यर्थियों से, क्योंकि चर्चा होती रहती है, बातचीत होती रहती है, उनके बीच में रहता हूं। मेरे घर में भी कई अभ्यर्थी हैं, कई विद्यार्थी हैं। तो जब मैं ये बात सुनता हूं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर अपने राजनीतिक दलों के प्रति जनता का विश्वास कम होगा, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति है, जिसमें अभी जो निकल करके आया है, देखिए हमें यथार्थ पर देखना होगा। मैं किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहा हूं, लेकिन ये बात भी सही है कि ये सारे मामले पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में ही इनका भांडाफोड़ हो रहा है। ये जितने प्रकरण थे कि पुष्कर सिंह धामी की पुलिस ही इन मामलों को उजागर कर रही है। ऐसा नहीं है, चतुर्वेदी 2005 से लोक सेवा आयोग हरिद्वार में नियुक्त है, और ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है कि उसने इससे पहले, क्योंकि उसके जिस प्रकार के उसके हौसले हैं और
एक तरफ जो यूके ट्रिपल एससी में जो कार्रवाई हो रही है उसको देखते हुए 74 बैच के आईएफएस की उसमें गिरफ्तारी हुई है, जो उसके पहले अध्यक्ष रहे हैं आरवीएस रावत, उनकी गिरफ्तार, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी उसके हौसले इतने बुलंद थे, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि ये पूरा एक नेक्सस है जिसने लोक सेवा आयोग हरिद्वार को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। देखिए, सरकारें बदलती हैं, मुख्यमंत्री बदला, लेकिन शासन तंत्र वही रहता है। हरिद्वार में भी तंत्र वही है। अध्यक्ष बदल गए, डॉक्टर राकेश कुमार वहां आए, बहुत काबिल आईएएस अफसर रहे हैं, बहुत बड़ी बेहतरीन नौकरशाह रहे हैं, राज्य में भी, केंद्र में भी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी एक छवि है, लेकिन उनके पास भी जो सिस्टम है वो वही है। तो महत्वपूर्ण जो है वो सिस्टम को लेकर के है, वो सिस्टम पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस दिशा में जो कानून बनाने वाली बात की जा रही है, ये एक स्वागत योग्य कदम है। अब यहाँ राजनीतिक पहलू ये है कि सभी राजनीतिक दल, जनता भी सरकार पर उंगली उठा रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने जितने प्रकरण देखे, जितनी चीजें देखी, उसमें पुष्कर सिंह धामी अकेले हैं जो जवाब दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल से अभी तक कोई ऐसा मंत्री नहीं दिखाई दिया जो चीजों को सरकार का पक्ष रख रहा हो या चीजों को लेकर कोई बात कर रहा हो। अकेले पुष्कर सिंह धामी ही इसमें जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे उनको कोई रियायत नहीं दी जा सकती, क्योंकि जनता ने एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था के लिए वोट किया है। कुलदीप जी, और मैं इस बात को लेकर काफी यहाँ पर अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि जिस तरीके से प्रकरण हुआ और मैं देखती हूँ उसके तुरंत बाद उनका कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होता है इस मामले को लेकर, वरना मुख्यमंत्री ढूंढे नहीं मिलते हैं, लोग जवाब लेने के लिए तरसते रहते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ बोले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन धामी जी सामने से आकर मीडिया को जवाब देते हैं, कभी भी मीडिया को अवॉइड नहीं करते। यहाँ पर जैसी मैं अनुपम खत्री जी की बात का मैं जरूर समर्थन करता हूं कि इन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल ये सही सवाल है, सही मांग है, क्योंकि देखिए जो लोक सेवा आयोग होता है वो किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। सब कड़ी भी नहीं बल्कि ये रीढ़ है, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर कितने हैं उत्तराखंड में? 60, 70, 80 या 90 के करीब होंगे। लेकिन जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, जो पीसीएस होते हैं, इनका बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि ये अनेक तहसील स्तर तक ये काम करते हैं। उसके अलावा जो सचिवालय है, जहां पूरा जिसको सिस्टम का हार्ट कहा जाता है, प्रशासनिक तंत्र का दिल कहा जाता है, वहां भी जो नियुक्तियां होती हैं वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती हैं। और संजीव चतुर्वेदी वहां 2005 से कार्यरत, तो इसके साथ जो सिंडिकेट है, तो इसने कहीं ना कहीं 2005 के बाद जो परीक्षाएं लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने की हैं वो सारी कटघरे में खड़ी होती हैं। ऐसे में ये अभ्यर्थियों का भी कहना है, और मुझे लगता है कि ये एक सही निर्णय होगा, क्योंकि अगर सिस्टम ही नहीं रहेगा, पूरा सिस्टम अगर कोलैप्स हो जाएगा, तो भैया शासन किस पे करोगे? सरकार किस पर राज करेगी जब पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा? तो इस समय बहुत जरूरी है कि सरकार, मैं इस बात का समर्थन करता हूं अनुपम खत्री की, कि सरकार इस बार बिल्कुल भी ढिलाई ना बरते और चर्चा करके इस मुद्दे को कम से कम सीबीआई को जरूर सौंपे, क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके आएंगी। और हो सकता है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि कई ऐसे लोग आज तंत्र में हों जो इस कड़ी का हिस्सा रहे हों, या इस तरह से जिन्होंने प्रवेश किया हो। क्योंकि ये कहने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है यसी, क्योंकि हमारी जानकारी में ये आया है कि जब भी कोई परीक्षा करवाता है, तो परीक्षा करवाने के बाद जो परीक्षार्थियों की कॉपियां हैं, चाहे वो प्री की हो, मेन की हो, है ना, इनको कुछ वर्षों के लिए, क्योंकि ये नियम है कि आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जानकारी में यह आया है कि आयोग में परीक्षाओं की कॉपियां 2-4 वर्ष भी नहीं रह पाती हैं, उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो अगर किसी अभ्यर्थी या किसी की जांच भी करवानी हो, तो आप कैसे जांच करवाओगे? क्योंकि उसकी परीक्षा की कॉपियां तो उपलब्ध ही नहीं है, पुरानी कॉपियां। तो वो पास हुआ नहीं हुआ, उसके कितने नंबर आए, या आंसर शीट में क्या हुआ, है ना, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठते रहे हैं, पहले भी उठे हैं। ये इस पे सीबीआई जांच हो तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास चूंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं है, और मुझे नहीं पता कि वो क्यों इस वक्त यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शीशपाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। जैसे कि बात हो रही थी अभी, वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि 2005 से
चतुर्वेदी जी नियुक्त थे, 2022 में इनका भांडा फूट रहा है, तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है कि ये व्यक्ति अभी तक एकदम शांति से बैठा रहा होगा और मुख्यमंत्री धामी जी की सत्ता में आने का इंतजार कर रहा हो। ऐसा संभव नहीं है। बहुत लंबे समय से वो इस तरीके की चीजें कर रहा होगा, लेकिन भांडा जो फूटा है वो धामी की सरकार में फूटा है। ये बात आप मान रहे हैं या नहीं? जी ऐसा है ना, ये तो जांच का विषय है और ये जांच कौन करेगा? ये तो सरकार को जांच करवानी चाहिए कि ये व्यक्ति कब से वहां पर खेल खेल रहा था। लेकिन ये भी सच है कि मुख्यमंत्री धामी इस आरोप से नहीं बच सकते कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सवाल उन्हीं से किए जाएंगे और ये सारी चोरी रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर आपका खौफ नहीं है पुलिस प्रशासन में या अधिकारियों में या अपराधियों में, तो आप फिर नाकाम राजा है। भाई ऐसे राजा का क्या करना जो अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर रहा, जो हमारे बेरोजगारों की नौकरियां जिस प्रकार से बेची जा रही हैं, जिस प्रकार से बेरोजगार मायूस हो रहे हैं, अगर उसको नहीं रोक पा रहा है इतनी बड़ी लुकीज को, तो हम इस सिस्टम के प्रति अगर जनता या विपक्ष अगर अपनी नाराजगी नहीं जताए तो क्या फायदा है इसका? देखिए सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। प्रचंड बहुमत के कारण भले ही सत्ता में बैठे हों, लेकिन आज उत्तराखंड का बच्चा चाहता है कि ऐसे नालायक सरकार का ये राजा का ये जो मुखिया उसका हमने करना क्या है? केवल बयानबाजी में आप बयान बहादुर बने हुए हैं, आप लगातार जुमलेबाजी पे जुमलेबाजी कर रहे हैं और रिजल्ट फिर 0 की 0 है। तो देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता हो चाहे विपक्ष हो अपनी नाराजगी जताएगा। और लगातार ये बहुत चिंता की बात भी है। आज उत्तराखंड के अंदर ये आप कहीं भी आप आम आदमियों से पूछ लो, वो बिल्कुल निराश हो चुके हैं। और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये सीधी, इसमें बीजेपी वालों के बच्चे भी नौकरियों के इंतजार में है, तो कांग्रेस वालों की भी है, यूकेडी वाले मित्रों के भी होंगे, आम आदमी पार्टी जो भी लोग होंगे सभी के बच्चे हैं, सभी का भविष्य चौपट हो रहा है ये सीधी। तो आप देखिए ये खिलवाड़ लगातार हो रहा है। कोई एक आध प्रकरण होता तो लोग बोलते भी चलिए चूक हो रही है, उसके बाद आप सिस्टम को क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए कि अभी जो सुनने में आया कि अब चलो ये चतुर्वेदी जी का मामला हो गया, लेकिन आप डीपी जोशी जो वहां के, मैंने पहले भी कहा फिर आप पूछ लीजिए, वो कह रहे हैं कि चतुर्वेदी तक तो पेपर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग एक सबसे बड़ी विश्वसनीय संस्था है जो देखिए अधिकारियों को तैयार करती है। जो आज चाहे सचिवालय में बैठो, चाहे वो एसडीएम के तौर में बैठो, तहसीलदार हो, ये जो आज यहाँ कुलदीप जी, आप शीशपाल जी की इस बात से सहमत हैं? इस पर जरा प्रकाश डालिए कि ये पेपर जो है वो चतुर्वेदी तक जाने संभव नहीं थे, फिर पेपर कैसे पहुंचे? बिल्कुल, मैं शिशपाल जी की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं और भाई साहब ने बहुत सही बात कही थी कि क्योंकि आयोग में परीक्षा नियंत्रक की बड़ी भूमिका होती है और ये सारी चीजें उसी के कंट्रोल में होती है। तो और बाकी प्रशासनिक तंत्र को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ये इतना गोपनीय काम है। और आप लगाइए कि ये इस प्रदेश की नहीं बल्कि लोक सेवा आयोग किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था होती है। संघ लोक सेवा आयोग के बाद लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग सबसे बड़ी संस्था होती है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस आयोग में पहले से ही इतने सारे छेद, इतने लूप होल्स हो चुके थे, इतने सारे छेद बने हुए हैं। ठीक आज की डेट में जिस प्रकार मैं देख रहा हूं कि चतुर्वेदी की पत्नी इसमें संलिप्त है। आप अंदाजा लगाइए इस बात से कि पैसों का कितना बड़ा खेल होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि पैसों की चकाचौंध जो है आंखों के रोशनी छीन लेती है, अंधा कर देती है आपको। तो उसकी पत्नी उसमें इन्वॉल्व है, जबकि उसकी पत्नी को कहना चाहिए था कि यार आप क्या काम कर रहे हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं, गलत है, लेकिन उसकी पत्नी भी उसमें इन्वॉल्व है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा जो सिंडिकेट है, और बिल्कुल हम सरकार को इसके लिए हम इस पे कोई रियायत नहीं दे सकते हैं और देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप शासन में हैं, जवाबदेही भी आप ही की है। अगर यूके SSS में कार्रवाई के बावजूद आपका खौफ इतना भी नहीं है कि परीक्षा के दूसरे दिन ही पता लग जाता है कि पेपर लीक हुआ है, प्रश्न पत्र लीक किए गए हैं, तो इससे अंदाजा लगता है कि उत्तराखंड में प्रशासनिक अमला के ऊपर सरकार की कितनी बड़ी पकड़ है, कितनी मजबूत पकड़ है। और जहां तक जो सवाल आपने कहा कि वही पेपर लीक वाली बात कही, पहले तो ये देखना होगा कि पेपरों का प्रकाशन कहां हो रहा है। क्या पेपर आयोग के अंदर से ही लीक हुआ है? पेपरों का प्रकाशन कहां किया जा रहा है? पेपर कौन लोग बना रहे हैं, उनसे भी सवाल होनी चाहिए। किन किन से कितने सवाल मांगे गए थे, वो कहां के लोग थे, वो कौन लोग थे, क्या उनके ऊपर जब पेपर बनाए जाते हैं
तो उस दौरान क्या उनके ऊपर विजिलेंस की नजर रहती है? पहले तो एक बड़ा सवाल ये जो नकल रोधी कानून और हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। अनुपम खत्री जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं लूंगी इस पर आदमी जी अपनी बात देखिए, हाँ जी मुझसे बोलने के लिए कहा गया। जी 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 यशी जी देखिए, कानून बन रहा आऊंगी है मैं ना, कुलदीप जी इसके बाद आपके पास। इसको थोड़ा सा एक राजनीतिक रूप से मैं देखने का प्रयास करूंगा। हम लोग ये कह रहे हैं बड़ी देर से कि इस समय पे ये सब बातें निकल के सामने आ रही हैं भर्ती घोटालों की, और हाँ। मुख्यमंत्री उस पे एक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मुद्दा ये है कि आप नए आने वाली शाखाओं को झाड़ने की तो तैयारी कर रहे हैं कानून बना के, कि आपने भविष्य के लिए कानून बना दिया। ये भूतकाल से जो सारा चला आ रहा है, 2005 से संजीव चतुर्वेदी विभाग में बैठा है, मैं कह रहा हूँ आते ही तो चलिए वो रिश्वतखोर या भ्रष्टाचारी नहीं हुआ होगा, लेकिन किसी के सानिध्य में तो आके हुआ होगा ना फिर वो भ्रष्टाचारी। तो उससे पहले का कोई अधिकारी होगा जिसने उसे ये रास्ता दिखाया होगा, भाई नोट ऐसे भी कमाए जाते हैं। तो ये नेक्सस पूरा बिना सीबीआई जांच के नहीं निपटेगा। और मुख्यमंत्री जी अगर पारदर्शिता और उत्तराखंड के लिए वाकई धाकड़ धामी होने का अपना जो औरा है उसको साबित करना चाहते हैं ना उत्तराखंड के सामने, तो सीबीआई जांच लेके आए। कानून आ जाएगा, कोई बात नहीं, कानून तो आ जाएगा। अभी चलिए उम्र कैद के ऊपर डिस्कशन हो रहा है या पैसे के ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि जुर्माना क्या हो, ये डिस्कशन आपके महीने भर चलेंगे, 2 महीने चलेंगे, ठीक है। तब तक सीबीआई काम करेगी और कई आरोपी सामने आ चुके होंगे, तब उस समय वो कानून में इन सबको अंदर कीजिएगा ना, इनके भी घर तोड़िएगा और इनसे भी 10-10 करोड़ रुपए लीजिएगा, इनको आजीवन जेल में डाल दीजिएगा, जो सख्त कानून हो, तब तो वाहवाही की वो वाकई हकदार होंगे इस किरदार में। लेकिन मैं कानून ला रहा हूं कि आगे नकलें हो, आगे अगर भर्ती घोटाले हो, आगे अगर इस तरह से पेपर लीक हो, तो बड़ा सख्त कार्रवाइयां हुआ करेंगी, ओके हुआ करेंगी। लेकिन अभी जो चल रहा है उसकी रोकथाम कैसे होगी? जो काले धन के तौर पे ये लोग पैसा कमा के बैठ गए हैं, वो रिकवरी कैसे होगी? जो इन्होंने अकूत संपत्तियां जोड़ ली हैं, और आप कहते हैं तोड़ने की बात, मैं आपको याद दिलाऊं, हाकम सिंह के पुरोला से ऊपर साकरी वाले जो रिजॉर्ट को तोड़ा गया, जिसकी चर्चा हुई, साहब बुलडोजर वहां चल गया। अनुपम जी बहुत बहुत माफी चाहूंगी, कुलदीप जी आपसे भी माफी चाहूंगी क्योंकि अब समय की कमी हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे नकल रोधी कानून को लेकर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको बता दें कि उन्होंने कानून लाने की बात कही। हमारे साथ मेहमान यहाँ पे जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।